नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और आपसे बता दें बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी का एग्जाम समाप्त हो गया है और लगातार अभ्यर्थी कई सारे मुद्दा पर प्रश्न कर रहे हैं। पहला प्रश्न उनका यह आ रहा था कि सर वन सीट वन रिजल्ट को लेकर, यानी कि एक कैंडिडेट एक रिजल्ट, क्या यह संभव है? इस पर नवीन सर से चर्चा करेंगे। दूसरा आ रहा था कि वेटिंग लिस्ट सर क्यों नहीं दिया जाता है, क्या वेटिंग लिस्ट मिल सकता है या वेटिंग लिस्ट का प्रावधान जो समाप्त हुआ है कब समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न यह था कि 1 to 5 का या 11-12 का सर अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। बहुत सारा प्रश्न था आपका, एनआईओएस से लेकर भी कुछ प्रश्न था। सभी प्रश्न को इस पर समाहित करेंगे, तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। सर आपका स्वागत है एग्जाम पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, अब अभ्यर्थी लगातार प्रश्न कर रहे हैं, जिस तरीका से सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी देके कम आ गया। विद्यार्थी कभी वेटिंग पर सवाल कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वरीयता देकर यदि किया जाए तो अच्छा हो जाएगा। सर क्या ये मुद्दा है वन सीट वन रिजल्ट को लेकर विद्यार्थी का? स्टूडेंट का एकदम वाजिब मांग है और जब भी हम वीडियो बनाते हैं इस बात की हम चर्चा जरूर करते हैं कि मल्टीपल रिजल्ट नहीं होना चाहिए। माननीय चेयरमैन सर का आप सुने होंगे कि तीनों जगह, जैसे किसी का 11-12 में हो गया, 9-10 भी हो गया, 6 to 8 में रिजल्ट हो गया, तो एक ही स्टूडेंट का तीनों जगह रिजल्ट होता है, तो जो कि मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है। आप शुरू में पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस भरा लीजिए। बहुत छात्रों का कहना है कि नहीं भरा लिए हैं शुरू में पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस, लेकिन वो चीज इंप्लीमेंट कहाँ होता है? अगर वो इंप्लीमेंट होता है तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें कहाँ से आती है? जिस तरीके से आप देखेंगे, रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, यूपीएससी तक, हाँ, हर जगह क्या होता है कि शुरू में वरीयता क्रम मांगा जाता है पोस्ट के हिसाब से। जो सबसे बेहतर पोस्ट होता है तो उसको स्टूडेंट सबसे पहला प्रायोरिटी में रखते हैं, उसके बाद दूसरा, तीसरा, लास्ट तक प्रायोरिटी सेट करते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी का ही निकला था तो उसमें कुल मिला के 13 पोस्ट था रेलवे एनटीपीसी में, तो स्टूडेंट 1 से लेकर 13 पोस्ट तक क्रम में सजाए जो पोस्ट उनको चाहिए था, ऊपर से नीचे के क्रम में। तो जब फाइनल रिजल्ट बनता है तो आपके पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग से आपको पोस्ट अलॉट होता है। अगर आपका बहुत अच्छा रैंक आया तो आपने जो पहला चॉइस दिया है तो वो आपको मिलेगा, नहीं तो फिर दूसरा मिलेगा, तीसरा मिलेगा। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का मतलब ही होता है कि शुरू से लेकर लास्ट पोस्ट तक विचार होगा। तो हाँ निकले, हाँ, तो यहाँ पर भी जस्ट वही होना चाहिए था। पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस लेते, जैसे ही 11-12 में किसी का रिजल्ट होता तो नीचे वाला सीट लॉक हो जाता, सिर्फ एक जगह उसका रिजल्ट रहता। अगर 11-12 में नहीं हो पाया, 9-10 में रिजल्ट हुआ तो उसके नीचे का सीट लॉक हो जाता, या जो वरीयता क्रम में पहले दिए थे तो वो सीट लॉक करके दूसरा सीट उसको नहीं मिलता। इसी जगह ज्वाइनिंग, हाँ, एक ही जगह उसको ज्वाइनिंग होता और एक ही जगह रिजल्ट होता। तो इससे फायदा क्या होता कि मन माफिक पोस्ट भी मिल जाता स्टूडेंट को, दूसरा कि बहुत छात्रों का इसमें उद्धार हो जाता है। अभी आप देखेंगे कि कितना सीट, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट में वाजिब में देखा जाए तो 4700 ही रिजल्ट देना चाहिए था, जबकि कितना सीट वैकेंट हुआ। तो पहले तो सप्लीमेंट्री और वेटिंग को समझना होगा कि हमेशा दोनों में अंतर क्या है। सप्लीमेंट्री का मतलब हुआ कि जिस तरीके से चेयरमैन सर भी बताए थे, उनके अकॉर्डिंग कि जो स्टूडेंट का मल्टीपल रिजल्ट है, एक जगह ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से 2 जगह ज्वाइन नहीं करेंगे, तो वो जो सीट बचेगा तो वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में बाद में दिया जाएगा, या वेरिफिकेशन में कोई एब्सेंट हो गए किसी कारण से उनका, हाँ, किसी कारण से वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो सीट जो वैकेंट हुआ, डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो पाया, उसके कारण से बाहर हो गए, तो उस सीट पर, उस सीट के बदले में बाद में सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल करके एडजस्ट किया जाता है। और वेटिंग का प्रावधान का मतलब हुआ कि आपने ज्वाइन कर लिया, आज उत्तर प्रदेश वाले बच्चे या बाहर अदर स्टेट वाले छात्र अधिक बहुत संख्या में सीट को छोड़ रहे हैं, या बहुत सारे यूं मानिए कि बहुत स्टूडेंट का 1 to 5 में ज्वाइन कर लिए, बाद में उसका एसएससी में हो गया, 6 to 8 में ज्वाइन कर लिए, 9-10 में ज्वाइन कर लिए, उससे अच्छे पोस्ट उसको दूसरे जगह मिल गया, तो बाद में चल करके वो जो सीट वैकेंट हुआ तो वो सीट वेटिंग कहलाया, वह सीट वेटिंग में कहलाया। और हमको लगता है कि रेलवे का तो हमको पूरा अनुभव है कि रेलवे ग्रुप डी में 40% सीट वेटिंग में चला जाता है। इतना बाद में बच्चे छोड़ते हैं। आप समझिए 1 लाख सीट की वैकेंसी आई थी, बाद में 6 महीने से साल भर के अंदर में, चूंकि जॉब उसका टफ होता है, बहुत स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की लालसा में कर तो लेते हैं, बाद में वहां सक नहीं पाते हैं, या बाद में अच्छे पोस्ट में मिल जाता है तो छोड़ देते हैं। तो ऐसे पोस्ट अगर 40% बच्चे छोड़ते हैं तो इसका मतलब 40,000 बच्चे छोड़ रहे हैं।
कहीं ना कहीं अगर वेटिंग का प्रावधान रहता तो कहीं ना कहीं 40,000 परिवार रोशन होता। आप सीधा समझिए, तो यहाँ भी जस्ट वही बातें हैं। तो गवर्नमेंट हमको लगता है कि अपने हिसाब से सब एडजस्ट करती है। पहले रेलवे में वेटिंग का प्रावधान था, बाद में वेटिंग को हटा दिया गया। ये कह करके हटा दिया गया कि वेटिंग का बच्चे इंतजार करते रहते हैं और बीच बीच में आवाज उठाते रहते हैं, हमारा वेटिंग कंफर्म कीजिए, वेटिंग कंफर्म कीजिए। तो कहीं ना कहीं विभाग पर प्रेशर बना हुआ रहता है, इसलिए कर वेटिंग को ही समाप्त कर दिया जाए। तो यहाँ पर भी हमको लगता है कि आंकड़ों का खेल एक तरीके से है, इसलिए करके वेटिंग का प्रावधान नहीं रखा गया है। नहीं तो वेटिंग का प्रावधान रखा जाता तो ये जो सीट वैकेंट होता तो इसी वैकेंसी के बच्चों को इसका लाभ 100% मिल पाता, जिनका एक आधा अंक कम हो। हाँ, नहीं तो अभी क्या होगा कि ये सीट वैकेंट होगा, अगली वैकेंसी में इस सीट को ऐड कर दिया जाएगा, वहां डेटा दिखा दिए कि इतनी वैकेंसी हम पुनः दे रहे हैं, जबकि यही सीट ट्रांसफर होकर के वहां चला गया। मतलब यही आंकड़ा का खेल है। यही आंकड़ा का खेल है। मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सॉफ्ट तरीके से आयोग को, सरकार को, शिक्षा विभाग को विचार करके वेटिंग का प्रावधान करना चाहिए, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस का प्रावधान करना चाहिए, उसके हिसाब से ज्वाइनिंग स्टूडेंट को कराना चाहिए और मल्टीपल रिजल्ट वाली बातों को हटाना चाहिए। एक सीट एक रिजल्ट वाली बात लागू होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर इस तरह का हो पाता तो बहुत छात्रों को राहत अधिक से अधिक मिल पाता। सर 11-12 के अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, उनका एग्जाम समाप्त हो गया, संख्या भी उनको और जगह की अपेक्षा कम था। सर क्या सोचें, जो विद्यार्थी करके आए हैं, बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जो हार्ड था, सब कुछ आप एनालिसिस किए, क्या उम्मीद है सर, वह यदि मिनिमम क्वालिफाई अंक से 10 अंक 15 अंक ज्यादा है या कितना ज्यादा है तो अपने आप को सुरक्षित समझे? देखिए, इसमें भी आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वाइज व्याख्या अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि ये सबको पता है कि सबसे कम कंपटीशन 11-12 में ही है। अब देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन इस बार कितना टफ पूछ दिया, तो इसी तरीके से लगभग इस बार क्वेश्चन स्टैंडर्ड पूछा गया है। चूंकि कुछ ऐसे पेपर हैं कि जहां एकदम कंपटीशन बहुत कम है और कुछ हैं कि 2 से 3 गुना कंपटीशन है, कुछ में थोड़ा सा ज्यादा कंपटीशन है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मिनिमम कट ऑफ से जो स्टूडेंट हमको लगता है कि 5 से 10 नंबर भी अधिक लाते हैं, 8 से 10 नंबर अधिक लाते हैं, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हो जाएगा। और कई जगह पर तो ऐसा होगा कि मिनिमम कट ऑफ से 3-4 नंबर भी ज्यादा रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। कैटेगरी बाय कैटेगरी फिर अंतर पड़ेगा, यहाँ फर्क पड़ेगा। इसलिए करके 11-12 वाले छात्र जिनका भी 10 नंबर 12 नंबर प्लस है, वो तो 100% मानिए कि उनका रिजल्ट एक तरीके से कंफर्म है। और नहीं तो कुछ एक पेपर में जहां कंपटीशन एकदम कम है, 4-5 नंबर भी अगर आपका ज्यादा है तो आप होप कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट होगा। सर जिस तरीका से 1 to 5 का पिछला बार बहुत कड़ा प्रश्न किया गया था, प्रश्न का लेवल बीपीएससी यूपीएससी बच्चे निकले थे, लेकिन इस बार निकले तो मुस्कुराते हुए निकले। फिर भी उतना होने के बावजूद कट ऑफ ठीक ठाक गया, जिस तरीका से अनुमान लगाया जा रहा था। फर्स्ट बार में सर हम लोग जो अनुमान लगाए थे 60 से 65, तो वही रहा, एक आध 2 अंक इधर उधर हुआ। लेकिन जब बीएड वाले हटने लगे तो सबको लगा कि कट ऑफ कम जाएगा। इस बार कट ऑफ उससे भी हाई जा सकता है, 5-7 अंक बढ़ सकता है क्या सर? एक्चुअली में 1 to 5 में आप देखेंगे कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट बहुत अधिक संख्या में थे, इस बार तो और ज्यादा संख्या में है। लगभग 11 गुना कंपटीशन लेवल 1 to 5 में है। तो और बहुत 1 to 5 वाले के पिछले बार ज्वाइनिंग हुआ तो थोड़ा सा राहत वहां पर हुआ। तो हमको लगता है कि जनरल और कैटेगरी में जिस तरीके से वेरिएशन पिछले बार भी 10 मार्क्स का मार्जिन रहा था, 67 ऐसे कट ऑफ था जनरल का, और उधर फीमेल का 57 था। और जनरल के बाद बीसी में भी कट ऑफ में खासा अंतर था, 7-8 नंबर का लगभग अंतर था। तो इस बार भी हमको लगता है इस बार थोड़ा कंपटीशन का लेवल, चूंकि पिछले बार क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा था, इस बार उससे क्वेश्चन का लेवल में थोड़ा सा राहत रही है। तो लेकिन इस कारण से भी कंपटीशन लेवल और कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। कट ऑफ निश्चित रूप से बढ़ सकता है, पिछले बार के बनिस्पत बढ़ेगा ही, निश्चित रूप से बनेगा। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, आपसे बता दें, कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपना जो प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। ये कहना चाहते हैं कि टीआरई 3.0 जी, ये एक तरीके से समझिए तो स्टूडेंट का लास्ट अपॉर्चुनिटी है, लास्ट हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन से पहले यही अगस्त में पकड़ाएगा। इलेक्शन के बाद हमको तो भरोसा नहीं है कि वैकेंसी कंटिन्यू रहेगा, क्या होगा नहीं होगा।
तो ये हमको भरोसा नहीं है। और अभी एस्टेट निकला हुआ है, 24 तारीख तक एस्टेट का फॉर्म भराया जाना है। तो जिस छात्रों को लगता है कि इस बार किसी भी कारण से कमजोर पड़ रहे हैं, क्योंकि आप यूं मानिए कि मैक्सिमम जितनी वैकेंसी है उतना को ही लिया जाएगा, बाकी छात्र तो बाहर ही होंगे। तो ये बाहर जो भी छात्र होंगे तो अपनी कमजोरी को पहचाने, अपनी कमी को पहचाने कि कहां पर हम कमजोर पड़ गए, किस कारण से रिजल्ट हमारा कम आया। और इस बीच में अभी अच्छा खासा समय है, टीआरई 3.0 में लगभग 8 महीने का समय अभी बचा हुआ है। तो 8 महीने में इस बीच अधिक से अधिक मेहनत करके उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें और अपने रेंज को बढ़ाने का प्रयास करें, तभी एक सीट आपको मिल पाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, समय आपके पास पर्याप्त है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, मेहनत करेंगे तो एकदम श्योर रिजल्ट होगा। और जहां तक प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अभी 20 तारीख से अपना इसके लिए एस्टेट के लिए बैच भी स्टार्ट हो रहा है। टीआरई 3.0 के लिए भी 25 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो जाएगा, बेसिक लेवल फाउंडेशन लेवल से, क्योंकि जैसे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, कुछ एक ऐसा पेपर है जहां हमेशा से ज्यादा दिक्कत रहा है। बाकी जो पेपर 2 है 11-12 का, उसका भी प्लस हिंदी का भी, अन्य सब्जेक्ट का भी बैच एस्टेट के लिए भी और टीआरई 3.0 के लिए भी स्टार्ट होगा। जिन छात्रों को लगता है कि नहीं थोड़ा सा टीचर की मदद से हमारा बेहतर सफलता मिल सकता है, तो वो ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी इसको इम्प्रूव करके बेहतर किया जा सकता है। सर, अभ्यर्थी से मैं रिव्यू ले रहा था, वो चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या 9-10 हो या 11-12 हो, सभी विद्यार्थी का केवल यही कहना था कि एनसीईआरटी हम पढ़ के गए तो अच्छा हुआ। बाकी लोग विद्यार्थी बता रहे थे कि उस तरीका से एनसीईआरटी से मतलब उठाया जा रहा है। तो जो अभ्यर्थी यदि घर पर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, उनको एनसीईआरटी को बार बार पढ़ लेना चाहिए। इसके लिए हम एक बात बता देना चाहते हैं, एक अभी प्लेटफॉर्म का रुक्मिणी पब्लिकेशन से एक बुक आई है, इस पर 1 साल से हमारा काम चल रहा था। संजोग से एग्जाम से मात्र 3-4 दिन पहले ही वो बुक आई। यही अगर 15 दिन पहले अगर बुक आती तो और ज्यादा स्टूडेंट को राहत मिल पाती। आप देखे होंगे कि कुछ एक पेपर में 60, 70, 80% तक क्वेश्चन डायरेक्ट उसी से पूछा गया। उसमें एक्चुअल में है क्या कि 7 वॉल्यूम में बुक आई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, और छठा से लेके 12वां तक एक ही बुक में। हिस्ट्री है तो छठा से 12वां तक का हिस्ट्री एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी एक ही बुक में समाहित कर दिया गया है। बहुत मोटी नहीं है, पतली सी बुक है, और उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन, चूंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट वो बेस्ड बुक है, सीईआरटी का डायरेक्ट बेसिक बुक है। तो अगर पहले जाएं, अगर आपको अगर जरूरत महसूस होता है, अगर स्टडी पैकेज की जरूरत महसूस होती है, तो डायरेक्ट आप बुक स्टॉल में जाएं, हर जगह उपलब्ध है। पहले आप बुक खरीदें नहीं, बल्कि बुक लेकर के पलट करके देख लें कि उसमें कंटेंट कैसा है, कैसी सामग्री है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है, या जिस तरह से बनाया गया है तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं है। तो हमको लगता है कि खुद आपको समझ में आ जाएगी, और अच्छा लगे तो फिर उसको लेकर के कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट हम कहेंगे आप खरीद ही लीजिए तो मेरे ख्याल से उचित नहीं है। आपको अच्छा लगे, फायदेमंद लगे, वो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, उसके बाद उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।